वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 14 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं उसमें पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ जो भी प्रश्न पीटी फैक्ट पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि आपका इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। इसके अतिरिक्त युक्ति आईएएस का ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या तो आपको एप्पल स्टोर से। आप कहीं भी अब जो वर्जन का मोबाइल यूज़ करते हैं आप ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद एक कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है जहां पर आप दैनिक जागरण से रिलेटेड आप मटेरियल को शेयर कर सकते हैं या दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का एक ग्रुप बना हुआ है ऐप पर ही, आप वहां ही सारे चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, जैसे आपको टेस्ट अवेलेबल होगा, साथ ही साथ क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, बहुत से फ्री मटेरियल अवेलेबल होंगे तो आप लोग विजिट कर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल भी मैंने इस न्यूज़ पर आप लोगों को चर्चा किया था जो बेंगलुरु में मनाया जा रहा है एरो इंडिया 2023 का आयोजन जो किया जा रहा है, उसमें कल देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी चीज़ें बताई गई हैं, कुछ बातें की गई हैं। तो आप लोग एरो इंडिया जो 2023 है उसे अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसमें कुछ बातें हैं, ध्यान रखने वाली बात है। हम आयातक से अब निर्यातक बन रहे हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो इस पर आपको लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन सब टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। तो जैसे इसमें देखिए क्या बातें की गई है, कुछ बातों को हम लोग नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ बातें आप लोगों को याद रखना चाहिए, जैसे देश 2 दशकों से सबसे बड़ा रक्षा आयातक था, अब दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरणों को निर्यात करना, अर्थात हम बहुत से दशकों से क्या थे, अर्थात 1947 की बात हो रही है। तो पहले निर्यातक के तौर पर माने जाते थे और ये बात सही भी है कि पहले हम हथियारों को निर्यात करते थे अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, इजराइल से, और भी देश हमारे हैं जो जहाँ से रक्षा प्रौद्योगिकी को या रक्षा उपकरणों को आयात किया जाता था। पर अब ऐसी दिशा बदली है जिसमें हम लोग ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को निर्यात करें, और भी छोटे छोटे उपकरण हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत संस्करण होते हैं, उसको 75 देशों में क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। तो यह फेज जो है, टर्निंग फेज जो है, इस बीच का जो कार्यकाल है उसके संदर्भ में बहुत से प्रश्न आपको पूछेंगे। इसमें क्या पूछा जा सकता है, इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या नीतियां अपनाई गई, सरकार की नीतियां क्या अपनाई गई। तो मैं आपको रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत दफ़ा इस पर चर्चा कर चुका हूं, सरकार की नीतियों के बारे में, इसकी कौन सी योजना है, इसके उन्नत संस्करण कौन कौन से हैं हथियारों के जिसको निर्यात करने के लिए बल दिया जा रहा है। तो मैंने इस पर भी आप लोगों को चर्चा कर चुका हूँ पहले की वीडियो एनालिसिस में, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। जो की नोट्स बनाए होंगे स्टूडेंट तो उनको लाभ होगा, जो पुराने स्टूडेंट होंगे कमेंट सेक्शन में आप चीज़ों को लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको यह आसानी हो जाए चीज़ों को सर्च करने में, तो आप ये हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि निर्यात 6 गुना बढ़ा है पिछले 5 वर्षों में। 5 वर्षों में क्या है, निर्यात 6 गुना बढ़ा है, अर्थात 100 रुपया का हम निर्यात करते थे 5 वर्ष, तो वर्तमान में 600 हो गया, 6 गुना बढ़ गया है। इस प्रकार से $1.5 अरब को पार कर गया है निर्यात, भारत का रक्षा निर्यात। तो इसे रक्षा उपकरणों का निर्यात ध्यान रखिएगा। और इस 2024-25 तक अर्थात अगले साल तक ही भारत का लक्ष्य क्या है, $5 अरब का। ध्यान रखिएगा, $5 अरब का निर्यात लक्ष्य है। इसे आप लोग पीटी फैक्ट के तौर पर भी रख सकते हैं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए ध्यान रखिएगा, एरो इंडिया जो 2023 का आयोजन बेंगलुरु के कहाँ पर किया जा रहा है, यलहंका वायुसेना स्टेशन, इसे याद रखिएगा। पीटी फैक्ट के तौर पर 14वें संस्करण हो रहा है और यहाँ पर एक टैगलाइन दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, इसे जरूर याद रखिएगा। ये इससे ही कहीं ना कहीं मेन से प्रश्न कहीं ना क्रिएट कर दे, तो आप लोग को इसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब कोई देश नई सोच, नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती है। यह आयोजन नए भारत के नए दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है। इसके संदर्भ में, इस टैग लाइन के संदर्भ में भी प्रश्न किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि संभावित रक्षा साझेदार भी है। तो विभिन्न देशों के साथ हम रक्षा साझेदार के तौर में भी काम कर रहे हैं।
उन 72 देशों की सूची में मैं कुछ दिन पहले भी आप लोगों को लिस्ट में बताया था कौन कौन से देश, जैसे फिलीपींस हुआ, हाल ही में आप लोगों को ये सब देश जो आपको रक्षा उपकरण निर्यात की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। क्या याद रखना है, यहाँ पर देखिए कि 100 देशों की उपस्थिति दुनिया भारत में बढ़ते प्रभाव भरोसे को प्रदर्शित करता है। भारत दुनिया के 700 से अधिक ज़्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही है। इस एरो इंडिया जो स्पेस चल रहा है 2023 का आयोजन जो हो रहा है, उसमें 100 देशों से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और लगभग कितना आपको यहाँ पर लगभग आपको 700 से ज़्यादा कंपनियां जो इसमें शिरकत की। इसका अर्थ यह होता है कि लोगों में है ना, या देशों में, कंपनियों में विश्वास बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, भारत के रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। क्योंकि कोई देश कहीं आयोजन कुछ चीज करवा रहा है तो तभी आएगा ना जब आप पर ट्रस्ट करेगा। तो इसका मतलब आपके संस्करण, आपके जो रक्षा उपकरण है उसके संस्करण उन्नत किस्म के हैं, लोग इसको देखना चाहता है। तो ये सब डायलेमा है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। देखिए ये परिसीमन वाला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। ये देखिए यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आएगा रक्षा प्रौद्योगिकी के टॉपिक में। जैसे आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट वाले यूपीएससी 3 पेपर में देख लीजिएगा, और क्या करते हैं स्टेट पीसीएस स्टूडेंट आप इसे अपने जीएस पार्ट से मिला लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किस पर चर्चा होगा, परिसीमन पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी इसमें कुछ हलचल होती है इस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। वो हर एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, मेंस में, आपको सभी जगह प्रीटी मेंस इंटरव्यू सभी जगह प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो यह जो टॉपिक है आपको किस जीएस पेपर से आएगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से आएगा। तो वैधानिक आयोग जो है उससे संबंधित ये टॉपिक को कवर करता है, या सरकार की नीतियों से भी टॉपिक ये जो आएगा उसमें भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो देखिए जम्मू कश्मीर हाल ही में गठित हुआ है 2019 के अधिनियम के तहत, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग वैध है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। याचिका दायर किया गया था किसी व्यक्ति के द्वारा आपको सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदि बातें की हैं कि उसके संदर्भ में कि जो परिसीमन है गठित किया गया जम्मू कश्मीर 2019 के एक्ट के तहत, तो क्या है उसके तहत वैध आयोग है। तो इसमें देखिए कुछ बातें पहले हम लोग देखेंगे, तो उसके बाद पीटी मेंस फैक्ट और इंटरव्यू फैक्ट चीज़ों को कवर करेंगे। तो जो खारिज किया गया है उसके जस्टिस का नाम थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ट्रेंड परीक्षाओं का ट्रेंड चेंज हो रहा है। वो शामिल कोई मान लीजिए जैसे जम्मू कश्मीर अधिनियम में कौन पार्टी समर्थन किया था, कौन विरोध किया था, यहाँ तक का प्रश्न पूछ चुका है। तो देखिए किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते रहना चाहिए। अगर बीपीएससी फॉलो कर रही है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस कोई भी फॉलो कर रही है, उसके अनुसार चीज़ों को कवर करना चाहिए। जब यहाँ तक पूछ सकता है तो इससे संबंधित चीज़ों को भी पूछा जा सकता है। इसलिए एस के कोल याद रखिए, जैसे एएस ओका को याद रखिएगा, स्पीड के चीज़ों को निर्णय दे रहे थे इसके संदर्भ में। तो अनुच्छेद 370 की चर्चा हुई, तो इस पर मैं पहले भी आप लोगों को 370 के संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा कर चुका हूँ। क्लास में भी चर्चा हो चुकी है, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में भी चर्चा हो चुकी है। तो यह एक और उसके 3 खंड के तहत शक्ति प्रयोग का अनुमोदन नहीं माना जाएगा। तो इसके संदर्भ में बातें की गई है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पर, वेट कीजिएगा। पेपर की चीज़ों को देख ले क्या बोल रहा है, उसके बाद उसकी चीज़ों को हम लोग नज़र डालेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार फैसले और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई थी। इस अधिनियम के जरिए 5 अगस्त 2019 तत्कालिक जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख विभाजित कर दिया गया था। तो ये सब पीटी फैक्ट है, याद रखिएगा 5 अगस्त से यह अधिनियम लागू हो जाता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए गठित परिसीमन आयोग ऐसा करने का अधिकार दिया। जो चीजें दी गई नोटिस में केंद्र और सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता ने क्या कहा, याचिका खारिज करने का अनुरोध किया। तो अभी सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होगा, मैंने इस पर पहले भी आप लोग चर्चा किया है। इस आयोग की अध्यक्षता कौन करे, रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। तो ये सब चीजें पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। देखिए रंजना प्रसाद देसाई है, 2020 में केंद्रीय न्याय विधि और न्याय मंत्रालय ने 6 मार्च 2022 को परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत आपको क्या धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करती है। तो किस मंत्रालय के द्वारा, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी फैक्ट के तौर पर। तो ये सब चीज क्या करना है, आपको टैली करके आगे बढ़ते चलना है पीटी फैक्ट के रूप में चीजों को एब्जॉर्ब करके। तो
परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा 6 मार्च को इसको जम्मू कश्मीर परिसीमन का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? रंजना प्रसाद देसाई है, इनकी अध्यक्षता की आयोग को गठित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए बातें की गई थी कि पहले कितना सीट था, वर्तमान में कितना सीट है। तो याचिका में जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने को संवैधानिक कानूनी प्रावधानों को विशेष जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम धारा 63 के विरुद्ध घोषित करने की मांग की गई थी। अर्थात कहने का मतलब यहाँ यह है कि जो पहले सीट निर्धारित किया गया था उससे कहीं बढ़ाकर 114 सीट का निर्धारण करने, परिसीमन निर्धारण करने के लिए, क्षेत्र निर्धारण करने के लिए इस आयोग ने क्या किया था? अनुशंसा किया था, बातें की गई थी, दिया गया था टारगेट। उसमें 114 जो 107 से 114 किया गया था, अर्थात 7 सीट बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जो जो क्षेत्र है कश्मीर 24 सीट सहित उसमें शामिल है, तो उसको लेकर बात की गई थी। अब यहाँ पर आप समझिएगा ऐसा क्यों किया जाए। इससे बोला जा रहा था कि क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। जम्मू कश्मीर का जो और पार्ट है, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, उससे संबंधित कुछ विवाद था, उस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो इन सब चीज़ों को पहले के वीडियो से देख लेना है, समझ लेना है। अब हम इसमें बात करेंगे कुछ चीज़ों को, इससे संबंधित जो परिसीमन होता क्या है, परिसीमन के पार्ट क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए अर्थ क्या होता है। जब भी परिसीमन के बारे में बात की जाएगी, या यूपीएससी के पीसीएस में हो, मेंस में हो या इंटरव्यू में हो, और यह देखिए परिसीमन से संबंधित टॉपिक है, इंटरव्यू में बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, यहाँ से लगातार प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, परिसीमन का अर्थ आपसे पूछ सकता है। मेरे बीपीएससी के इंटरव्यू में मुझसे यह प्रश्न पूछा जा चुका है आपको, तो यहाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फेवरेट क्वेश्चन होता है। जब सामने वाला आपको अगर कहीं फंसाना चाहेगा आपके अपने बातों में, तो ये सब टॉपिक, ट्रिकली टॉपिक को जरूर पूछता है। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, परिसीमन का अर्थ क्या होता है। यह किसी भी देश की आबादी का प्रतिनिधित्व करने हेतु राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना है। यह प्रक्रिया क्या, परिसीमन आयोग के बिना किसी कार्रवाई प्रभाव का काम करता है। तो यहाँ इन सब चीजों को ध्यान में रखना। परिसीमन का अर्थ क्या होता है, सीधी दो बातों में। तो सीधे अर्थों में यह समझना है कि परिसीमन का अर्थ क्या होता है। देश के आबादी का प्रतिनिधित्व अगर हमें देना है विधानसभा और लोकसभा चुनावों में, तो उनके निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में सीमाओं का निर्धारण, अर्थात यह भूभाग है, इसमें कितने लोकसभा सीट बनेंगे, कितने विधानसभा सीट बनेंगे, इसके लिए सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। वो उसका निर्धारण किसी भी तरीके से हो सकता है, या कोई भी क्षेत्र हो सकता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सीधे से अर्थों में। आगे मैं चर्चा करूंगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा। परिसीमन की आवश्यकता क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। इसकी आवश्यकता आखिर है क्यों, यह क्यों जरूरी है। तो लोकसभा और राज्यसभा सीटों की सीमाओं का पुनः निर्धारित करने का कार्य परिसीमन कहते हैं, या परिसीमन के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, परिवर्तित जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व करना है। अर्थात मान लीजिए 1991 की जनगणना आया था, फिर 2001 की जनगणना आया ना, 2011 की जनगणना आया, तो इसमें जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है। तो इसके आधार पर हमारे भूभाग क्षेत्र में जनसंख्या के संदर्भ में सीटों का आवंटन कैसे किया जाए, कितना सीट इस भूभाग के लिए निर्धारित होगा, उसको ही करना है सीमा का परिसीमन कहा जाता है, कि प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो परिसीमन प्रक्रिया के कारण लोकसभा में अलग अलग राज्यों के सीटों के आवंटित सीटों की संख्या, किसी विधानसभा कुल सीटों की संख्या परिवर्तन भी आ सकता है, बदलाव भी आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने, तो परिसीमन से क्या सीधा प्रभाव आएगा, सीटों की संख्या में बदलाव आएगा। वो लोकसभा के सीट भी हो सकते हैं, विधानसभा की भी सीट हो सकते हैं। लोकसभा का सीट कहने का अर्थ यह है कि जो लोक संसद है उसमें लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व होता है उससे संदर्भ है। और विधानसभा सीट का अर्थ कहने का अर्थ यह होता है कि राज्य की विधानसभा में जो सीट आरक्षित है उससे संबंधित है। तो चलिए 1 2 3 प्रश्न आपका उत्तर देना है। क्या उत्तर देना है कि लोकसभा में सीट की संख्या कितनी है। और आप लोग जिस स्टेट से हैं, मान लीजिए बिहार के हैं, तो बिहार में लोकसभा सीट कितना है
यूपी के हैं तो यूपी में लोकसभा सीट कितना है, झारखंड के हैं तो झारखंड के लोकसभा सीट कितना है, एमपी में है तो एमपी में लोकसभा सीट कितना है। ऐसे ही विधानसभा सीट की भी बात कर देनी है, बिहार में कितना है आपको, यूपी में कितना है, एमपी में कितना है, झारखंड में कितना है और उत्तर प्रदेश में कितना है। ऐसे ही आपको आंसर बता देना है। ये सब छोटी पर मोटी बातें हैं, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो परिवर्तन आ सकता है, नोट यहाँ याद रखना है, 2-3 चीजें बातें याद रखनी नोट के संदर्भ में। परिसीमन का उद्देश्य क्या होता है, जनसंख्या के समान खंडों का समान प्रतिनिधित्व देना होता है या प्रदान करना होता है। यही सबसे सिंपल और आसान भाषा में समझना है कि इस जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जाए लोकसभा और विधानसभाओं में, तो यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके भौगोलिक क्षेत्रों में उचित विभाजन भी करना होता है इसका, ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरे का अनुपयुक्त लाभ की स्थिति ना हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, राजस्थान बड़ा स्टेट है, और आपको केरल या तो छोटे त्रिपुरा आप ले लीजिएगा, इधर का जो भी स्टेट है, छोटे छोटे स्टेट है, गोवा आप ले लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि यह सीट ऐसा हो जाए, जनसंख्या इसकी करोड़ों में है मान लीजिए, इसको लगभग 200 सीट ऐसे रिजर्व हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको गोवा जैसे छोटे राज्यों के लिए 1 सीट रिजर्व हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसके जनसंख्या के अनुपात में परिसीमन की तय की जाती है, ताकि इसका भी जिस जनसंख्या के अनुसार गोवा में है तो उसके लिए सीट जितना होगा, मान लीजिए इसकी जनसंख्या 10 लाख है तो 60 लाख है, तो 60 लाख पर जितनी सीट आवंटित की जा रही है उतना ही 60 लाख पर यहाँ सीट आवंटित हो। अब उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, डिवाइड करने के बाद इसकी सीट कितना आएगी उतना ही निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए 5 करोड़ जनसंख्या गोवा की है, तो 5 करोड़ में 60 लाख से विभाजित करेंगे तो कितना सीट निकलेगा, उसके आधार पर सीट आवंटित कर दिया जाए। अर्थात अनुपातिक रूप से, तुलनात्मक रूप से दोनों ही एक ही पड़ले पर तराजू पर रहेंगे। इनकी जनसंख्या जिसका आधार हम 60 लाख लिए हैं, तो इससे मान लीजिए इनकी जनसंख्या 11 करोड़ है तो इसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसकी 5 करोड़ है तो 5 करोड़ की संख्या अर्थात सीट आवंटित हो। अब ऐसा नहीं कि अब हम सीट को अलग तरीके से इसका निर्धारण करेंगे, तो आधार यही होता है कि क्या करना है, किसी उपयुक्त दलों को इसका लाभ न मिल जाए। मान लीजिए जो कोई पार्टी यहाँ पर विशेष रूप से योगदान अपना देती है और गोवा में उसका विशेष योगदान नहीं है, तो ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर चीज़ें डाइवर्ट हो जाए। तो क्या करना है, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का आवंटन करना है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग कार्य करता है, अर्थात जो निर्वाचन आयोग हमारा है, चुनाव आयोग भी जिसे हम लोग करते हैं, तो क्वेश्चन एक उत्तर दीजिएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। सबसे पहले प्रश्न किस अनुच्छेद के तहत किया गया, इसमें वर्तमान संरचना क्या है, इनमें कौन कौन व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य भी होते हैं, उनकी संरचना आपको बतानी, उनके नाम बताना है, ताकि आपको छोटी पर मोटी बातें कवर हो जाए। इसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, साथ ही संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त भी होंगे। तो ये 3 लोगों के व्यक्ति की सूची होगी, जिसके आधार पर आपको क्या करेगा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होंगे। नेक्स्ट है परिसीमन से संबंधित तथ्य याद रखना, कुछ आर्टिकल है जिसमें आपको याद रखनी चाहिए ये बातों को, और ये सब प्रश्न में आपको पूछा जाता है। आर्टिकल 82 के तहत जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना की बात हो रही है यहाँ पर, के बाद संसद द्वारा संविधान में एक परिसीमन अधिनियम को लागू किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, परिसीमन आयोग को लागू किया जाता है प्रत्येक जनगणना के बाद। तो अनुच्छेद 170 के तहत याद रखिएगा, राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम आपको क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करता है। तो 82 लोकसभा से संबंधित है, प्रत्येक जनगणना परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। 170 के तहत प्रत्येक परिसीमन अधिनियम क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी आपको गठित किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को याद रखना है, नोट याद रखना है। प्रथम परिसीमन अभ्यास कब किया था, आयोग का गठन कब किया था, राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की मदद से वर्ष 1950-51 में किया गया था। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियमित कर, अर्थात 1952 में प्रथम बनाया गया था। उसके बाद देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखना है। क्या है कि वर्ष 1952, 52, 62, 72, 2002
अधिनियमों के आधार पर 4 बार आपको वर्ष 1952 में, 63 में, 73 में, 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। याद रखिएगा, वर्ष 1981 और वर्ष 1991 जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया है। और अभी चीज़ें ध्यान रखिएगा, 2 परिसीमन उसके लिए क्या था, 1973 का जो आपको आपातकाल लगाया गया था 75 के दौरान में, उसका जनसंख्या कुछ अवितरण हो गया था, जिसके कारण आपको ये चीज़ें लागू नहीं की गई थी। वर्ष 1991 देश और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, उसके संदर्भ में बातें उभर कर आई थी, जिसके बाद जनगणना नहीं, परिसीमन नहीं कराई गई थी। उसके बाद आपको याद है 2002 हो चुका है, 2011 के बाद जनगणना का परिसीमन होना था, तो तात्कालिक रूप से भी बंद किया हुआ है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। 2002-8 तक परिसीमन जनगणना 2001 के आधार पर की गई थी। यह जो है परिसीमन, ध्यान रखिएगा, 2002-8 तक जो परिसीमन आयोग गठित किया गया था 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था। लेकिन वर्ष 1971 के जनगणना के अनुसार विधानसभाओं और संसद के सदस्य सीट की कुल संख्या का कोई बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि आपको याद होगा कि संसद में सीट आपको निर्धारित किया गया था इन सब चीज़ों को लेकर, तो ये भी याद रखना। साथ में आपको 2003 का 87वां संविधान संशोधन भी याद रखना, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन का प्रावधान वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किए जाने की बात की गई थी, न कि वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर। तो वर्तमान में कौन सी जनगणना चल रही है जिसके आधार पर परिसीमन होता है, तो 2001 की जनगणना के आधार पर। तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, किस संशोधन के द्वारा, 87 संशोधन के द्वारा, किस वर्ष, 2003 वर्ष में किया गया था। ये सब पीटी फैक्ट है, याद रखना है। अब 2002 में परिसीमन का गठन क्यों नहीं किया गया, इसे याद रखिएगा। 2-3 पॉइंट है, और भी अतिरिक्त पॉइंट है, पर 3 पॉइंट कम से कम महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि जो संविधान में प्रावधान है कि किसी भी राज्य को आवंटित सीटें, लोकसभा सीटों की संख्या इतनी होगी कि इस संख्या या राज्य की जनसंख्या के बीच अनुपात जहां तक व्यवहारिक हो सभी राज्यों के लिए एक समान होगा। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग याद रखिएगा। तो कुछ जनसंख्या नियोजन का जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसके बाद जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा केरल या दक्षिण के जो राज्य हैं वहां पर जनसंख्या नियंत्रण का कार्य हुआ था, उस पर प्रगति देखने को मिली थी। पर उत्तर भारत के बहुत से राज्य जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, एमपी है, जैसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या नियंत्रण तो हुआ पर उसकी वृद्धि उतना ही कायम रख सकी, अर्थात सबसे बड़े जनसंख्याओं के राज्यों में देखने को मिलता है। इसलिए इसके अंतर को संतुलित करने के लिए क्या किया गया कि आपको ये प्रावधान किया जा सकता है, आपको कि कुछ वर्ष नियोजन नहीं कराया जा सकता, परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया जा सकता। यही है कि 2002 का जनगणना परिसीमन का गठन न कराने का फैसला लिया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि इस तथ्य से भी देखा जा सकता है, लगाया जा सकता है या समझा भी जा सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत कम रुचि वाले राज्यों संसद में अवांछित रूप से अधिकाधिक सीट मिलती जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, तो जो राज्य में आपको, जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, इन राज्यों को अवांछित तरीके से अधिक सीटें आवंटित हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि इस विवाद को समाप्त करने के लिए कुछ परिसीमन रोक दिया जाता है कुछ वर्षों के लिए, ताकि जनसंख्या जो है कुछ नियंत्रित किया जा सके या तो चीज़ों को बराबर संतुलित किया जाए। उसके बाद परिसीमन हम लोग बनाएंगे ताकि सीटें समान रूप से वितरित हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके बाद परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिणी के राज्य अपनी सीटें कम होने की संभावना सामना करना पड़ सकता है। इसी संतुलन के कारण आपको क्या है कि हमको संतुलन कायम करना, इस असंतुलन जो दायरा है उसको कम करते हुए दोनों के समान प्रतिनिधित्व की कामना करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ तक क्लियर। तो देखिए, इसमें यूपीएससी से प्रश्न पूछा जा चुका है 2012 में। तो अब प्रश्न को टॉपिक होगा उसके नीचे ही दे दिया जाएगा अभ्यास के तौर पर, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया 2012 के यूपीएससी के एग्जाम में कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करने बोल रहा है, क्या विचार करना है। पहला, परिसीमन आयोग के आदेश न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, एक है। दूसरा, यह परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं तो वे आदेशों के में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या नहीं है, कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिए कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो 2 कंडीशन बताया गया, तो आपको मैंने दोनों पर चर्चा किया हूँ आगे ऊपर, तो आप लोग को याद होगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के अब इसका कथन देख लेते हैं क्या सही है क्या। ऑप्शन है केवल 1 है, केवल 2 है, 1 और 2 दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक है।
वेट कीजिएगा 1 सेकेंड, आप लोग तब तक उत्तर देखिएगा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परिसीमन से संबंधित ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को ये कवर कर लेना है। देखिए आईपीएल में नीलामी हुआ है, महिला आईपीएल प्रीमियर लीग चल रहा है, उसमें तो सबसे जो महंगी बिकी है जो स्मृति मंधाना, याद रखिएगा 3.4 करोड़। तो ये सब पीटी फैक्ट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एसल गार्डन जो ऑस्ट्रेलिया के गुजरात ज्वाइंट के द्वारा लिया गया है 3.2 करोड़ में। तो याद रखिएगा भारतीय महिला सबसे ज़्यादा जो बिकी गई इंडियन प्रीमियर लीग, महिला इंडियन प्रीमियर लीग में आरबीसी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा लिया गया, ध्यान रखिएगा 3.4 करोड़ में। और विदेशी कोई महिला जो सबसे ज़्यादा महंगी बिकी है आईपीएल के लिए, तो एसल गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया की गुजरात ज्वाइंट्स के लिए 3.2 करोड़ में। ये आपको ध्यान रखना है, पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। तो कम से कम जो 5 जो सबसे ज़्यादा महंगी बिकी है, तो उसमें से आपको पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है ताकि चीज़ों को याद किया जा सके। अब यह भी जब इस प्रकार के खेल होंगे जिस पर आईपीएल पुरुषों का होता है, नए नए उभरते हुए सितारे आएंगे, वैसे ही अब महिलाएं खिलाड़ियों में नए नए उभरते सितारे देखने को मिलेंगे, एक अलग प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, लोग और भी बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो एक नए क्षेत्र का डेवलप हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए फिजी में हिंदी को विशेष योगदान दिया जा रहा है, इससे संबंधित चीज़ें है, डायलेमा है, इसे याद रखना है की नोट्स के तौर पर। कहीं भी हिंदी के विकास के संदर्भ में बातें होंगी तो क्या करना है कि इसका एग्जाम्पल आप तो पुट कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि हिंदी के संदर्भ में चीज़ों को समझाया सकता है, समझा जा सके। तो फिजी में हिंदी भाषा को मानक हिंदी से थोड़ा सी अलग जरूर है, पर बहुत कुछ अवधी और भोजपुरी मिलती है। तो इसमें जो क्या है, आधिकारिक तौर पर 1997 में राजभाषा बना दिया गया था हिंदी को, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के वक्त हिंदी के साथ ही हिंदी फिजी को क्या किया गया कि स्थानीय भाषा इकाई के तौर पर देखने को मिली थी। या हिंदी जो फिजी में जो हिंदी गया है, ध्यान रखिएगा गिरमिटिया से संबंधित प्रश्न आपको इतिहास में पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि फिजी में कहाँ गया था, 14 मई 1879 को मजदूरों के रूप में भारतीय का पहला दल अंग्रेज फिजी ले गए थे। तो गिरमिटिया मजदूर पहले खेप जो गई थी, गिरमिटिया मजदूर उसे कहा जाता है जो भारत से कम शुल्क पर लोग बाहर जाके काम करने के तैयार थे, और अंग्रेज उसे अपने अन्य उपनिवेशों में भेजा करते थे। फिजी हुआ, अफ्रीकन कंट्री में, बहुत अफ्रीकन कंट्री में भेजा गया था, इंग्लैंड भेजा गया था, यूरोप के बहुत से कंट्रियों में भेजा गया था, इसे गिरमिटिया कहा गया था, ध्यान रखिएगा। तो गिरमिटिया वस्तुतः मजदूर के रूप में देखने को मिलते थे। तो ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के बहुत से क्षेत्र जो यह खेप गया था ना, या जो जहाँ से सुल्तानपुर, फैजाबाद और गोंडा आदि से अधिक लोग गए थे यहाँ पर। जो उसके बाद 1916 तक यह लगातार हुआ, जिसमें अंतिम खेप में लगभग 60,553 भारतवंशी फिजी पहुंचे थे। तो फिजी में भारतीयों का विशेष योगदान है, तो इसी में गिरमिटिया मजदूर का योगदान देखने को मिलता है। और आने वाले समय में जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से, इनका एक लेख है वहाँ के उप प्रधानमंत्री का, एक सेकंड में नीचे लाता हूँ, देखिएगा उनका साक्षात्कार का या इंटरव्यू चला है, तो उनको एक बार देख लेना है। देखिए यहाँ पर है ना, फिजी के लिए भारत, देखिए फिजी में बुधवार से विश्व हिंदी सम्मेलन होना है। विश्व हिंदी सम्मेलन के संदर्भ में बातें की जा रही है। इससे पहले फिजी के उप प्रधानमंत्री जो प्रोफेसर बिमाल प्रसाद है, ध्यान रखिएगा इनका भी कहीं ना कहीं भारतीय रूप से इनका जुड़ाव है। तो सारे लोग लगभग वहाँ जो आपको कार्यपालिका है, प्रशासनिक है, उसमें बहुत से भारतवंशी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए विशेष संवाददाता अरविंद शर्मा जी से इनका संवाद हुआ, उनके प्रमुख अंश है। इनके अंश में मैंने टिक लगा दिया, कम से कम उन सबको को आपको एक बार पढ़ लेना है, देख लेना है कि फिजी में प्रगति की पहचान गिरमिटिया कहाँ से पाते हैं। इसके लिए कुछ आपको बताई गई है, वर्ष का चर्चा किया गया है। फिर उसके बाद गिरमिटिया के प्रति भारत की संवेदना कैसे दिखती है, तो इसके लिए इतिहास के पन्नों पर चीज़ें बताई गई है, उसे भी आप लोग को याद रखना है। फिजी के उप प्रधानमंत्री के रूप में आपकी पहली भारत यात्रा है, तो क्या मिला या क्या संबंध देखते हैं, इसके बारे में उनके द्वारा विचार जो बताए गए उसको भी आप लोग को याद रखना है।
व्यापार के लिए लिहाज से फिजी में भारत के लिए कितनी और कैसी संभावनाएं हैं, इसकी भी चर्चा इनके द्वारा की गई है। तो इसको आप लोग 2014 के बाद जो स्थितियां बदली, हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की शुरुआत की गई, इस फोरम की आप लोग विशेष चर्चा की गई है, इसे भी आप लोग को एक बार देख लेना है। ठीक है। उसके बाद प्रशांत और चीन में बढ़ती आक्रामकता आप कैसे देखते हैं, अर्थात इनका क्या है। तो क्वाड के संदर्भ में बात इनके द्वारा की गई है। स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश जो प्रशांत क्षेत्र में ज़्यादा उभर कर सामने आए हैं, उसके सवाल और निशानियां जो बातें की गई इनके द्वारा स्वागत किया गया। इस सब टर्मोलॉजी को आप देख लीजिएगा, ताकि आप है ना एक कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें डेवलप कर सके कि किसी भी विचारधारा, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई देश जो हमारे रीति रिवाजों, हमारे सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है, उसकी भावनाएं कैसी है। तो वैसे ही अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। मान लीजिए फिजी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक बोलचाल, जो भी भाषाएं हम लोग उस संदर्भ में एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो ऐसे ही बहुत से देश विश्व में है, तो उनका भी अमूमन ऐसे ही राय होगा। पर ध्यान रखिएगा, कोई देश अपने संप्रभुता और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बल देते हुए वो अपनी विदेश नीति को तय करता है। पर अमूमन कुछ पॉइंट, अगर 10 पॉइंट है मान लीजिए आपको संबंधों के, तो उसमें से 5 से 6 पॉइंट एक ऐसे होंगे जो एक भारत के सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए जो देश हैं उनका समान होगा। तो आप इससे भी आकलन कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड में रखिएगा, ताकि इसका यूटिलाइजेशन कभी आप लोग कर सके। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। फिर से ऊपर आना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए यहां तक हो चुका है। देखिए, पूर्ण लेखन नहीं, इतिहास को समृद्ध करे, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। हाल ही में इस पर मैंने न्यूज़ कवर किया था कि इतिहास का पूर्ण लेखन होना चाहिए, या पूर्ण लेखन की बात हो रही थी और समृद्ध करने की बात की जा रही थी। जो हमारे छिपे हुए जो वीर है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिए थे, छोटे छोटे वॉरियर है, उनको अपने इतिहास लेखन में शामिल करना चाहिए, उस पर रिसर्च होनी चाहिए थी। मैंने उस दिन भी ये बात बोला था कि ऐसी काम होना चाहिए कि किसी एक खास वर्ग, एक खास जात या तो खास परिवार से है ना देश स्वतंत्र नहीं हुआ, उसके लिए सभी का योगदान है। पर हमारे इतिहास लेखन में क्या हुआ है कि जो शुरुआती इतिहास लेखन थे उनसे कुछ जाने अनजाने में इस प्रकार की गलतियां हो गई, जो क्या हुआ कि एक तरफी, एक दृष्टि और एक पक्षीय आकलन कर दिया इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का। हमारे ऐसे बहुत से सपूत हैं जो क्षेत्रीय वीरांगना है, जिनका योगदान है ना, जैसे मान लीजिए हम किसी महिला का नाम लेते हैं स्वतंत्रता आंदोलन या तो हम चीज़ों में, तो आप सोच के देखिएगा, हम उन्हीं लोगों को केवल जानते हैं जो मेन मीडिया कहने का मतलब है जो हमेशा चर्चा में रही थी। तो जैसे हम लोग 1857 की क्रांति में देखते हैं, झांसी की रानी का योगदान बहुत बेहतर तरीके से होते, पर अन्य बहुत से लोग भी क्षेत्रीय स्तर पर काम किए होंगे, पर उनका नाम हम नहीं सुनते। ऐसा क्यों होगा? और भी लोगों को होना चाहिए। ऐसे ही बहुत से शासक प्रशासक भी रहते क्षेत्रीय, वो योगदान उनका कहीं ना कहीं लोप हो चुका। ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देखने को मिलता है कि हम उन वर्गों के महिलाओं को हम विशेष तौर पर देखते हैं जो धर्मांध, अर्थात जिनका धन से अधिक योगदान था, जिनका परिवार रसूख परिवारों से था, उनके योगदान हम, जैसे मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित जितने परिवार के लोग हों उनको, राजेंद्र प्रसाद से जितने लोग होंगे उनको हम जानते हैं, या तो और भी लोग हैं जो ऐसे जो थे बंगाल के, जो बहुत से घराना थे, ऐसे जो उन्नत घराने थे, उनके महिलाओं का योगदान हम लोग तो जानते हैं और पढ़े भी है। पर उन पीछे छूटे हुए जो महिलाएं थी जिनका योगदान हमारे इतिहास में रहा है, या ऐसे बहुत से वॉरियर है, क्रांतिकारी हैं, जिनका योगदान हम कहीं ना कहीं उनका सही इतिहास में जगह नहीं दे पाए, उसके लिए यह बात छिड़ी गई थी कि पूर्ण लेखन होना चाहिए, या तो समृद्ध करने के लिए उनके योगदान को है ना हम अपने इतिहास के पन्नों पर उनका नाम दें। तो यह बहुत ही अच्छा कदम है। क्यों मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ? इससे देखिए राष्ट्रीय एकता बढ़ता है। हमारे देश के किन क्षेत्रों से किन महावीर बलिदानों का योगदान किस रूप से था, सोच के देखिएगा। तो ये सब चीजें आपको क्या कहें, राष्ट्रीय एकता लाता है, विविधता नहीं लाता है। ध्यान ये नहीं लाता है कि नहीं अलग हो जाएंगे, हमारी विचारधारा अलग हो जाएंगे। हम कितने समृद्ध हैं, कितने एकजुट हैं, इसका आकलन इसी से पता चलता है। नहीं तो देखिए किसी एक खास वर्ग, खास
वर्गों का योगदान अगर आप दिखाने लगिए तो क्या होगा, दूसरा है ना, दूसरा क्या करेगा, स्वयं को अपने आप को क्या समझेगा कि ये मेरा कहीं ना कहीं योगदान नहीं माना गया है, तो वो कहीं ना कुंठा का शिकार हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। देश सभी लोगों का है और देश के सभी संसाधनों पर सभी चीज़ों का हक है, तो जो योगदान दिए हैं उनका भी नाम होना चाहिए। इसलिए मैं इन सब चीज़ों को उस दिन भी चर्चा किया था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। संसद में बात बोली गई है तो इनके टर्मिनोलॉजी वही सब बातें होंगी। अब भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद फिलहाल इतना ही काम कर रहा है, इन सब चीज़ों पर विचार हो रहा है, बातें चल रही है। तो जल्द ही कुछ ना कुछ हम लोग को अपडेट देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे देखिए यहाँ पर एक दो तीन चर्चा किया गया इनके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। उड़ीसा में 1817 में अंग्रेजों के खिलाफ बख्शी जगबंधु और विद्यासर महापात्रा ने भी ये आंदोलन चलाया था। तो क्या इनका नाम आप लोग पढ़े हैं? बताइए। अब अलरूनी सीताराम के संदर्भ में बातें की गई, आंध्र प्रदेश से इस पर मूवी बन चुका, आदिवासी मूवी, आदिवासी नेता के। तो ये सब चीजें देखिए, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए हम लोग बाहुबली मूवी देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे बाहुबली महिष्मती के बारे में बहुत सी चर्चा है, आपको महाजनपद काल में देखने को मिलती है। तो पहले तो क्वेश्चन का उत्तर दिए, महाजनपद किसकी राजधानी थी? महाजनपद काल में महिष्मती किसकी राजधानी थी? अब देखिए कि महिष्मती को केवल हम लोग रटे हैं, याद किए हैं कि महाजनपद में किसी की राजधानी होती थी। उसके इतिहास को हम लोग नहीं पढ़े, इतिहास के कोई भी इतिहास के बुक में उसका विस्तृत जानकारी नहीं थी। पर जैसे बाहुबली मूवी आया, इंटरनेशनली उसका ब्रांडेड हुआ, तो महिष्मती के बारे में लोग सर्च करना शुरू कर दिए। तो इससे क्या होता है, देखिए जब स्थान देंगे तो हमारे विरासत को समझ पाएंगे। हालांकि बाहुबली में जो मूवी में दिखाई गई थी महिष्मती का आकलन क्या, मानता हूँ कि 100% वैसा नहीं रहा होगा, या उससे कम रहा, उससे अधिक भी हो सकता है। पर इसने इतिहास को उन पन्नों को खोला जो हमारे देश में योगदान रखता है। ऐसे ही हमारे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर योगदान उनको हक मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता में, विकास में बहुत से योगदान दिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, भारत नेपाल आर्थिक और विकास के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए। तो इस पर कुछ दिनों के बाद न्यू अपडेट आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस समय इस पर चर्चा करेंगे क्या क्या समझौते में आए हैं। तो अभी तो फिलहाल हमारा दौरा चल रहा है, जो विदेश सचिव है उनके द्वारा दौरा किया जा रहा है, मोहन क्वात्रा के द्वारा, विनय मोहन क्वात्रा, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, राजनीतिक नेतृत्व 2 दिवसीय दौरे पर है, उनके द्वारा सभी लोगों से चर्चा हो रही है। तो ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री जो पुष्प कलम दहन प्रचंड उनसे मिले हैं, और भारत की जो नेपाल के संबंधों को विस्तृत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। तो आने वाले समय में अपडेट होगा तो उसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे भारत रूस, जो रूस रिश्तों को लेकर नरम पड़ा यूरोपीय देशों का विरोध। तो जो रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसी के बीच में भारत जो रूस से तेल आयात कर रहा है, उसी के संदर्भ में बहुत सी बातें उभरी हुई थी। पहले भी मैंने चर्चा किया था, लगातार में बाद में भी जो चीज़ें उभर कर सामने आई थी, हमारे विदेश मंत्री द्वारा स्पष्ट तौर पर यूरोपीय मीडिया के द्वारा मंचों पर बोला गया, भारत की अपनी नीति है और भारत उस नीति पर अपना काम करेगा। उसी के इर्द गिर्द चीज़ों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यूरोपीय संसद, जो यूरोपीय नेताएं देश हैं, उनके जो विरोध का जो है नरम हुआ है। लोग अब मानने लगे हैं कि नहीं, भारत एक अपने स्पेशल स्टेटस रखता है और उसी के संदर्भ में उसकी नीति अपना रखेगा। कैसे पेट्रोल डीजल किस रूप से वो खरीदेगा, क्रूड ऑयल वो कहाँ से लाता है, उसके अपने विदेशी नीति है। तो इसी के संदर्भ में बातें की गई, कुछ आंकड़ा दिया गया है। तो क्या करना है आपको, इन आंकड़ों को जो अंडरलाइन किया गया है उसको अपडेट कर लेना है। पहले भी चर्चा की जा चुकी है, इसलिए इन सब चीज़ों पर वक्त नहीं व्यक्त करना है। आप लोग को क्या करना है, इस चीज़ों को वहाँ पर बस की नोट्स को ऐड कर देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए दुनिया के 13 देश में भारत के यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने को तैयार है, तो सिंगापुर जल्द ही अपनाएगा। तो ये सब चीज़ें अपडेट पहले भी बातें की गई है, ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को याद रखना है। G20 समूह के जुड़ी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हिस्सा लेते हुए बहुत सी चीज़ें आपको सिंगापुर यूपीआई के साथ बातें की गई हैं। तो यह 13 देश इसमें अब क्या करेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूज़ करेंगे, जो हम लोग यूपीआई यूज़ करते हैं ना, वो सिस्टम को। तो जल्द ही भारत में ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, इन सब चीज़ों को लेकर बढ़ेगी चीज़ों। यह सेंट्रल हॉल में लखनऊ में आयोजित की गई थी G20 से जुड़ी क्या है, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के संदर्भ में।
तो G20 सम्मेलन चल रहा है, उसके बहुत से सब जो टॉपिक पर जो आयोजन कराया जा रहा है, उसी में आपको यह डिजिटल इकोनॉमी का जो वर्किंग ग्रुप का जो बैठक हुआ है लखनऊ में हुआ है। याद रखिएगा, इसमें चीज़ें बातें की गई है। इसमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल प्रशिक्षण के बारे में चर्चा की गई है। बहुत से देश हमारे यूपीआई सिस्टम को अपडेट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। फिलहाल देखिए, वैश्विक स्तर पर 11 लाख करोड़ रुपये की डिजिटल अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2025 तक यह 23 लाख करोड़ का हो जाएगा। इसमें भारत का योगदान क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत, आपको भी पता होगा ना यूपीआई के बारे में, भारत का लगातार ट्रांजेक्शन बढ़ रहा, हम लोग कोरोना काल से ही ट्रांजेक्शन करते जा रहे हैं। तो यह क्या कर सकता है, बहुत से देशों को सस्ते दरों पर सस्ते चीज़ों को एक नया इंटरफेस दे सकता है। भारत का जो पैसे भेजता है, भारत के जो वासी हैं अपने घर परिवार को भेजते हैं पैसे, वो बहुत इजी वे से भेज पाएंगे। ये सब लाभ मिलेगा। पहले भी मैं चर्चा किया हूँ, ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ नहीं है। पहले मैं आपको पहले बोला हूँ ना कि मार्च तक आराम से पूर्व की जो न्यूज़ है उसको एनालिसिस जो किया गया उसको आराम से देखते चलिए। नए नए जो आएंगे उसमें केवल अपडेट कर देना है, नया की नोट्स अपडेट कर देना है। आप लोग बताइए, क्या मैंने यूपीआई के बारे में चर्चा नहीं किया? या भारत के जो रेजिडेंट्स आते हैं, भारत के द्वारा भेजा जाता है भारतीय लोगों के द्वारा अपने देश में, उसमें यूपीआई कैसे हेल्प कर सकता है, यह इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो आया था उनके लिए दिया जाएगा। तो ये सब देखिए पहले भी चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट है, पानी के लिए तरसा देंगे कश्मीर सिकुड़ते ग्लेशियर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ग्लेशियर लगातार सूख रहा है। सिंपल सा वे में देखिए कि 60 वर्षों में 23% सिकुड़ चुका है। तो हम अगर आकलन करें ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो ग्लेशियर कहीं ना कहीं और भी कमज़ोर होगा, सूखेगा। तो जो निर्वाहनी जो नदियां हैं, हिमालयी नदियां, उसमें जल स्तर कम होगा। मैं कल ही, हम और जसवाल सर पटना गए हुए थे गंगा घाट पर। तो मैं बहुत वर्षों के बाद आया पटना, तो गया था। तो अमूमन 5 साल का बाद मैं ये बात बता रहा हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी से जहाँ से मैंने पढ़ाई किया था, वहाँ पर आपको ठंड के दिनों में अर्थात इस दौर में उसके आस पास से गंगा गुजर जाती थी। बरसात में पटना कैंपस के सीढ़ी पर हुआ करता था गंगा जी का पानी। आज मैंने कल जो हम और जसवाल जी के द्वारा गए थे, तो उनसे पूछिएगा कि नदी की दूरी कितनी होगी थी। लगभग यहाँ से 800-900 मीटर दूर हो गया था। तो सोच के देखिएगा, और पानी का निशान एक बूंद तक नहीं था उस घाट पर। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थात पानी की मात्रा कम हो गई है। तो पानी की मात्रा तभी हुई है, तभी तो वो अपने गहरे बहाव क्षेत्र में बह रही है। यह ऊपर बहाव क्षेत्र होगा। यह जो पार्ट है, यह जो पार्ट है पटना यूनिवर्सिटी का जो घाट है, काली घाट जिसे बोला जाता है, यह ऊंचा होगा, तभी तो यह नीचे दूर जाके अपने गहरे बहाव क्षेत्र में बह रही है। इसका मतलब है कि पानी कम है तो ही गहरे में, अगर अधिक होगा तो ना अपने ऊंचाई क्षेत्र में आएगी, जिसका प्रभाव आप तत्काल देख सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ केस स्टडी के तौर पर। इसका असर सोचिए, 5 साल पहले मैं चीज़ों को वहाँ पर गया था लास्ट टाइम, तो इस घाट के आसपास पानी थी। मुश्किल से 1-2 कदम 10 कदम चलिए पानी मिल जाएगी, सीढ़ी पर आपका पानी मिलता था। पर ऐसी स्थिति आ जा गई है कि ग्लेशियर सूख जाने के कारण जो निर्वाहनी नदी, तो याद रखिएगा, अगर ग्लेशियर सूखेगा तो इस प्रकार के जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनके जल स्तर में कमी आएगी। तो जल स्तर में कमी आएगी तो जितने इसके बसावट वाले क्षेत्र है वहाँ पर पानी का समस्या होगा, उनके जल स्तर पानी का चला जाएगा नीचे, तो पानी की विकट समस्या को लेकर आएगा। तो यह इम्पॉर्टेंट पार्ट इसे समझने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझने वाली चीज़ है कि हम ग्लेशियर को कैसे बचाएं। यह दूसरा पार्ट, जो न्यूनतम जल हो रहा है उसके लिए जल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की बात होगी। यहाँ पर झेलम दरिया जो है मुख्य स्रोत है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ग्लेशियर लगातार सूख रहे हैं, उसी में और भी ग्लेशियर का नाम दिया गया, उसे आप लोग याद रखिएगा। जास्कर लद्दाख श्रेणी है, ग्लेशियर नेहार हरमुख या तो थाजवास होक्सर, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार ग्लेशियर जो सिकुड़ रहे लगता, ये कहीं ना कहीं चिंता के विषय लेकर आएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रोफेसर शकील जो रोमसू है के द्वारा कहा गया, 1 वर्ष में कश्मीर और लद्दाख के ग्लेशियर
वर्षों की तुलना में तेजी से पिघल रहे। 15 वर्षों में कश्मीर और जास्कर के जो ग्लेशियरों की निगरानी की जा रही है, जिसमें यह देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक विकट समस्या लेकर आएगा। जो 1962 के बाद अपने क्षेत्रों में 23% खो चुका है, जो कोल्हाई ग्लेशियर है, यह कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न करेगा। तो हमें सभी लोगों को ये चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का हम कैसे दोहन करें, किस स्तर तक करें और कितना उसको पूर्ण संरचना उसका निर्माण कर सके, ये सब पार्ट आपको याद होनी चाहिए। देखिए, एरो इंडिया में पहली बार नजर आया अमेरिकी वायुसेना F-35। तो ये सब देखिए आपको देखते रहना है, बस कॉन्शियस माइंड में कवर रखना है कि सब जो आयोजन होते हैं वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस रूप से देखने को मिलती है। अब राष्ट्रपति की नसीहत भी याद रखिएगा, हम जनजाति हैं, पीछे हैं, मानसिकता बदले। तो बहुत से वर्ग जो है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी जनजातियों को क्या सोचते हैं कि पीछे रहते हैं, उनके सोच विचार या तो उनके रहन सहन पीछे वर्गों का है। तो ये मानसिकता बदलने की बात माननीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बोली गई है। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में, सोसाइटी में ये आज भी डेवलप में विचारधारा के तौर पर ये क्या है, सोच विचार को बदलने की जरूरत है। सभी लोगों का भारत के विकास में सभी लोगों का योगदान है, जाति जनजातीय सभी लोगों की बात की यहाँ बात की जा रही है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना, केस स्टडी के तौर पर ये सब चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं आप, ताकि इसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चीनी जासूसी गुब्बारों की नई सिरदर्दी है। तो बातें की गई है, देखिए यहाँ पर लेख में क्या बातें की गई है। हाल ही में आपको देखने को मिला होगा ना, अमेरिका कनाडा में बातें हुई थी, भारत में भी बातें की गई कि चीन की गुब्बारे देखने को मिला जासूसी करने के लिए। तो एक नए प्रकार का शीत युद्ध की बात यहाँ छिड़ जाएगी, क्योंकि वैचारिक रूप से लोगों का विचार अलग अलग होगा, दबाव आएगा। कोई भी देश अपने संप्रभुति वाले क्षेत्रों में किसी अन्य देश के अन्य जासूसी उपकरणों को आने से मना करेगा। पर चीन क्या बोलता है कि हवा में उड़कर चीज़ें चली गई थी। तो ये कहीं बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। कोई शांत क्षेत्र को अशांत बनाने का तरीका ढूंढा जा सकता है, इसमें रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लोगों को तलखी बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ें उभर कर सामने आएगी। और अमेरिका चीन आप देख रहे होंगे, तलखी बड़ी है। यह पृष्ठभूमि अपने जो बाइडेन जो अमेरिकी के राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल में मुख्य संबोधन के रूप में अपने बातें की गई है, पुख्ता किया गया। तो चीनी जो जासूसी गुब्बारे को विशेष उल्लेख तो नहीं किया, पर अलबत्ता क्या बातें की गई उनके द्वारा, चेतावनी भरे लहजे से यह जरूर कहा गया कि हमने पिछले सप्ताह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चीन हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, उत्पन्न करेगा तो हम अपने देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, और हमने इसे बिल्कुल वही किया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बातें कि कोई भी देश होगा संप्रभुता के प्रश्न पर हमेशा एक राय रखता है। तो यह चीन कहीं ना कहीं इस प्रकार के वैश्विक जो ताना बाना को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें देखिए बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आएगी। तो जवाब प्रतिवाद, में आपको बोला ना कि वाद प्रतिवाद होता है, तो वाद हुआ है तो प्रतिवाद भी होगा। तो यह चीज़ें उभर कर सामने लास्ट में जाकर संवाद होगा, बातें ना, जैसे रूस यूक्रेन के मामले में देख रहे हैं, वाद और प्रतिवाद ही चल रहा है ना। युद्ध क्या होता है, एक के कोई छेड़ता है, दूसरा उसका प्रतिरोध करता है। तो यही अब संवाद जिस दिन होगा, युद्ध समाप्त होगा, बैठक होगी, संवाद होगा। ये सब चीज़ें होगा जब संवाद के स्तर पर जो लोग आएंगे, बहुत चीज़ें बिगड़ चुकी होंगी। यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है, इसी के संदर्भ में बातें की गई है। जापान के भी देखिए रक्षा बजट, इसी संदर्भ में चीज़ें देख सकते हैं। रक्षा बजट बढ़ा है, लगभग 320 अरब डॉलर के लागत से भारी भरकम सैन्य ढांचे का निर्माण का ऐलान किया है जापान। तो जो जापान शांति प्रिय देश हुआ करता है वर्तमान संदर्भ में, वो क्या कर रहा है, अपने विकास को बल देता है ना। चीन के दक्षिणी विस्तार नीति से प्रभावित होकर क्या हुआ कि वो अपने रक्षा बजट सैन्य उपकरणों में बढ़ोतरी कर दिया। तो देखिए ताना बाना बिगड़ रहा है। यह चीन को भी समझनी चाहिए कि अभी समस्या सबसे बड़ी हमारे सामने क्या है, कहीं ना कहीं वैश्विक तौर पर जलवायु परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर जवाबदेह राष्ट्र बनना चाहते हैं तो जवाबदेही के साथ काम करना होगा सभी देशों के साथ। इस प्रकार के छोटी बड़ी बातों को लेकर क्या करेगा, विवाद उत्पन्न करोगे तो क्या होता है, सभी देश अपनी संप्रभुता के लिए एकजुट होगा और ये सब समस्याएं उत्पन्न होगी। तो बहुत सी बातें यहाँ की गई है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, न्याय व्यवस्था में भारतीय भाषाओं की प्राथमिकता। पहले भी इस पर चर्चा की गई है, पहले भी इस पर आर्टिकल आ चुका है। आपको क्या करना है कि उसको अपडेट कर लेना। तो उसमें देखिए कुछ आर्टिकल में यहाँ नोटिफाई कर देता हूँ, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 348 जरूर याद रखिएगा।
उसके बाद आर्टिकल आपको क्या याद रखना है, 15 अगस्त 1947 याद रखना है, 26 जनवरी 1950 याद रखना है, 348 के संदर्भ में जो बातें उच्चतम न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में जो अंग्रेजी भाषा रखी गई है उसके संदर्भ में बातें की गई, उसे आप लोग को देखना है। 348A के संदर्भ में पुरोगामी उपबंधों की बात की गई है, उसको याद रखना है। ये सब पहले आपको मैं पहले भी चर्चा कर चुका है, ऐसा नहीं कि आज वर्तमान में नया हो रहा है। उसके बाद आपको याद रखना है क्या, उच्चतम न्यायालय विभिन्न जो भाषाएं दिए गए हैं उसके संदर्भ में लैटिन भाषा के मुहावरे होते हैं, उसके संदर्भ में जो व्याख्याति जो संभावने प्रॉब्लम होती है उसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद प्रत्यक्षीकरण याचिका अर्थात रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस के संदर्भ में बंदे प्रत्यक्षीकरण का याचिका या अन्य न्यायमित्र अबिकस क्यूरी के संदर्भ में जो बातें की गई, क्या अब ये सब हमारी अपनी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखी जा सकती है। ये बातें जो हम लोग कुछ छोटे छोटे जो टर्मोलॉजी यूज करते हैं, अंग्रेजी टर्म यूज, अब सोच के देखिए, अब इसे याद करना पड़ता है बहुत से भारतीयों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या होता है उसे अपने भारतीय भाषाओं में लिख सकते हैं, जो आमतौर पर जो हमारे बोलचाल की भाषाएं होंगी। इससे क्या होगा कि लोग समझ पाएंगे। बहुत से लोगों को तो रीड के संदर्भ में जानकारी भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी अगर 10 लोगों को आप अपने एरिया के आप जाके शोध कीजिएगा स्वयं से, ठीक ना, अपने एरिया में जाइएगा, शोध करना। आपको क्या करना है कि 10 व्यक्तियों से आप मिलिएगा, उनसे पूछिएगा आर्टिकल 32 और 226 पहले पूछना है क्या होता है, क्या है, इसके बारे में जानकारी है। तो पढ़े लिखे से भी पूछिएगा, कुछ नहीं पढ़े लिखे उनसे भी पूछिएगा। अब पढ़े लिखे से अगर जवाब देंगे तो उनके बारे में जो 5 रीट है उसके बारे में पूछिएगा, इसका मतलब आपको पता है। तो समझ में आएगा कि जो विदेशी भाषा है जिसका अर्थ आपको हिंदी संदर्भ में, लोक भाषा के संदर्भ में उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जो समझ सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए दोनों आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे जनसाधारण उसका प्रचार नहीं होता है तो समस्याएं क्या होगी, आपको अधिकार का पता ही नहीं होगा। और आपको याद होगा कि पॉलिटिक्स क्लास में क्या बोला था, अधिकारों को अगर जानना है तो उसे समान तौर पर लोगों तक पहुंचाना होगा। इसलिए भाषा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसे आप लोग आज जाके शोध कीजिएगा अपने आसपास के मोहल्ले में, तो आपको स्वयं आकलन हो जाएगा कि समस्याएं कहाँ हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बैठेंगे, जिरा होगा तो इंग्लिश में होता है ना। इधर पब्लिक जो बैठे हुए, अधिकतर पब्लिक हिंदी, अब गांव देहात से लोग वादी लेकर जाते हैं जिनको हिंदी तक नहीं आती, जिनको अपना लोकल भाषा ही केवल आता है। अब मान लीजिए वो इंग्लिश में बोल रहा है, 3 व्यक्ति हैं इंग्लिश में बोल रहा है, जज साहब बोल रहे हैं, 2 वकील है जो जिरह कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। अब यह जो प्रताड़ित व्यक्ति है वो केवल मूक दर्शक होकर ना क्या कर रहा है, सुन रहा है कि हाँ हमारा जो वकील है हमसे हमारी बातों को वहाँ सामने रख रहा है, और सामने वाला जज माई बाप है, माई लॉर्ड है, वो क्या करे उनके बातों को। अब इसके बीच क्या संवाद हो रहा है, क्या किस स्तर की बातें हो रही है, तो यह व्यक्ति जानेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। और वकील आकर मान लीजिए जज साहब कुछ बोल रहे हैं, वकील साहब अगर मनसा उनका सही रहा, ठीक है, तो सही बातें बोले, तो अपने मॉडरेट करके बातों को यहाँ रखेगा। अब इससे मोटी रकम भी ऐड सकता है नहीं जज साहब, और ऐसा कुछ नहीं भी हुआ होगा तो क्या होगा कि त्वरित न्याय अगर प्राप्त करना है या न्याय को न्यायोचित बनाए रखना है तो उसको भाषाओं में उसे समझने का अवसर देने का उसे हक है। इसलिए भाषाओं का है ना लोकलिज्म होना बहुत जरूरी है, भाषाओं को मातृभाषा में होना बहुत जरूरी है, ताकि जो वादी है वो अपने आप को लगे कि हाँ मुझे न्याय मिल रहा है, न्याय की प्रक्रिया चल रही है। नहीं तो बेचारा मूक दर्शक रूप से बैठा हुआ है, सामने 2-3 व्यक्ति जो है जिरह कर रहे हैं, तो उसे बस क्या पता चलेगा, विजुअली ये देखेंगे वो हाथ पैर हिला रहे हैं और कुछ टॉक कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, पर वो क्या बात हो रही है, किस संदर्भ में बात हो रही है, किस स्तर पर बात हो रही है, किस दिशा में बात हो रही है, उसको पता ही नहीं चला। अब फैसला आया, पता चला कि इस फैसले के बाद मान लीजिए उस व्यक्ति को सजा दे दीजिए 10 साल के बाद, पता चला इस व्यक्ति आंख बंद करके आंख मुंह खोल कर देख रहा है कि मुझे 10 साल का 20 साल का सजा हो गया, तो उसको कैसे वो समझेगा। अब मान लीजिए किसी को कुछ और भी प्रक्रिया अपनाए, तो ये सब चीजें क्या होना चाहिए, आपको और हमें समझने की जरूरत है कि हमारे सिस्टम में किस प्रकार की चीज़ों को आपको होना चाहिए। तो आर्टिकल 364 के संदर्भ में तो अभियुक्त के कहने पर निर्णय का अनुवाद उसकी भाषा के लिए जाने का प्रावधान है, जबकि विचारण न्यायालय ट्रायल कोर्ट में सिविल प्रक्रिया संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता विभिन्न धाराओं के अभियुक्त की भाषा साक्ष्य का निर्णय देने का प्रावधान है। तो फिर उच्च न्यायालयों में भी यह हो सकता है,
तो ध्यान रखिएगा, जब यह व्यवस्था ट्रायल कोर्ट में है, सिविल कोर्ट में है, तो ध्यान रखिएगा, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो सकता है। तो ये बातें आकलन करने की जरूरत है। और हाल ही में आपको मैंने कल भी न्यूज एनालिसिस किया था ई कोर्ट के बारे में, तो ये सब चीज़ें आपको सभी को एक दूसरे से जोड़ कर देखना है। सिंपल सा, किसी भी समस्या का व्यवहारिक स्तर देखिए कि व्यवहार के स्तर पर उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। जब इसे ढूंढ लीजिएगा तो समस्या आप आराम से किसी टॉपिक का मैकेनिज्म समझ जाइएगा। नहीं तो मैं यहाँ हिंदी इंग्लिश करता रहूँगा, आप समझ नहीं पाएगा। अब जो व्यक्ति है, आप इसे समझ जाइए कि हाँ, जो ये मैं थ्योरी जो आपको ये बता रहा हूँ, आप इसे देखिएगा तो आप इसे तुरंत कोऑर्डिनेट करें समस्या कहाँ होगी। उसके बाद अपने अपने स्तर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका आकलन भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब शायद टॉपिक समाप्त हो चुका होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। देखिए, हाँ, दक्षिणी चीन सागर फिर विवाद में आया है और आपको दक्षिणी चीन सागर के बारे में जानकारी रखनी है। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो फिलीपींस क्या किया है कि फिलीपींस ने पुनः क्या किया, चीनी जहाज पर लेज़र हमला किया है, फिलीपींस के जहाज पर चीन ने, जिससे वहाँ के चालक 10 अंधे हो गए। यह जो दक्षिणी चीन सागर विवाद हमेशा नो डैश लाइन आपको रहता है और इस पर मैं पहले भी चर्चा किया हूँ। तो याद रखिए, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, दक्षिणी चीन सागर क्या है, इस पर विवाद क्यों होता है और इसमें नो डैश लाइन जो बात हमेशा चर्चा में रहता है वो क्या है। मुझे याद है मैं पहले आपको नवंबर या तो अक्टूबर नवंबर इस पर टॉपिक पर चर्चा किया हूँ। तो आप इसे जरूर आप लोग आंसर दीजिएगा ताकि चीज़ें उभर कर सामने आए। चलिए कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ। जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें एनालिसिस की जा चुकी है और भी जो अतिरिक्त होगा उस पर हम लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।